आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी में हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे ब्लड यानी रक्त। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड अगर हम बात करें कि वो पॉइंट कौन कौन से थे कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, और मानव शरीर में कितना रक्त होता है तो 5.5 से 6 लीटर, और मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। अभी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड के पार्ट्स कितने यानी कि कितने हिस्से हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स की बात करें तो मैंने कल आपको बताया था कि ब्लड तो दो पार्ट होते हैं ब्लड के, एक लिक्विड और एक सॉलिड या कॉर्पस्कुलर पार्ट। तो जो लिक्विड वाला पार्ट है वो भाग होता है हमारा 55%। लेकिन अगर बात करें हम सॉलिड वाले पार्ट की या ठोस भाग की, कॉर्पस्कुलर पार्ट, तो यह होता है 45%। बट अगर इनमें बात करें कि लिक्विड पार्ट में क्या क्या होता है और ठोस भाग या कॉर्पस्कुलर पार्ट में क्या क्या होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, और अगर हम बात करें ठोस भाग की तो ठोस भाग में अगेन 3 पार्ट्स होंगे। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। अब सॉलिड पार्ट में तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन कौन सी होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन अगर इनके रासायनिक नाम की बात करें तो यह होंगे इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट। लेकिन अगर बात करें हम प्लाज्मा वाले पार्ट की तो प्लाज्मा वाला पार्ट अगेन दो भागों में डिवाइड हो जाता है। नंबर 1 जल यानी वाटर। अब इस 55% का जो वाटर वाला पार्ट हो गया यानी प्लाज्मा का वाटर होता है 90 से 92% यानी 90 to 92%। लेकिन अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो यहां होते हैं अदर स्ट्रक्चर या अन्य संरचनाएं, वो होती हैं 8 से 10%। तो एग्जैक्टली ब्लड का जो कंपोजिशन है या जो संगठन है कि ब्लड में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लिक्विड और एक कॉर्पस्कुलर या ठोस सॉलिड वाला पार्ट। जो लिक्विड पार्ट है वो किसका बना हुआ है, प्लाज्मा का बना हुआ है। प्लाज्मा अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है हमारा जल यानी वाटर जो 90 से 92% होगा प्लाज्मा में। सेकंड होगा अदर स्ट्रक्चर्स या अन्य संरचनाएं जो 8 से 10% होंगी। लेकिन अगर बात करें हम कॉर्पस्कुलर या ठोस वाले भाग की तो वह 3 भागों में बटा हुआ होगा। नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी और नंबर 3
प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु, आरबीसी का केमिकल नेम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इन पार्ट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अभी अगर बात करें तो हमने पार्ट्स तो देख लिए, बट एक्चुअल में इनमें फंक्शनिंग क्या है इनकी, तो वो सब देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए। अब अगर प्लाज्मा में बात करें तो अभी हमने देखा कि प्लाज्मा में 90 से 92% वोटर है। तो उसके अलावा 8 से 10% में हमने लिखा था अदर स्ट्रक्चर्स या अन्य संरचनाएं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, यह हल्के पीले रंग का होता है। इट इज ऑफ लाइट येलो कलर। लेकिन अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट में अदर स्ट्रक्चर्स में क्या क्या सब्सटेंसेस अवेलेबल होंगे वो देख लेते हैं कि इसमें पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स, कोमा गैसें इन O2 एंड CO2, कोमा हॉर्मोन्स, कोमा एंजाइम्स, कोमा उत्सर्जी पदार्थ, पैकेट में इसमें लिख सकते हो आप नाइट्रोजन युक्त, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, कोमा रक्त स्कंदन कारक, यानी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, कोमा प्रति रक्त स्कंदन कारक, यानी एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। तो जो हमने 8 से 10% जो अदर स्ट्रक्चर्स देखे थे, लिखे थे, उसमें कौन कौन से होंगे? हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उत्सर्जी पदार्थ, जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा यूरिया, यूरिक एसिड, ये हमारी बॉडी में यूरिन में अवेलेबल होते हैं, तो वह भी ब्लड में डिजोल्व होता है, और ब्लड में भी किसमें मिलेगा? प्लाज्मा में। उसके बाद रक्त स्कंदन कारक और प्रति रक्त स्कंदन कारक, यानी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है वो होता है प्रोथ्रोम्बिन, और एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है हिपेरिन। ये दोनों भी ब्लड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि एंटीबॉडी भी प्लाज्मा में
पाई जाती हैं। और इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबॉडी कहां अवेलेबल होती है, कहां पाई जाती हैं, तो वो कहां मिलेगी, प्लाज्मा में। क्लियर। लेकिन अगर अब हम बात करें कि एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना इसे कि सीरम क्या कहलाता है या सीरम क्या होता है। हमने इससे रिलेटेड डिस्कस भी किया था डिजीज वाले चैप्टर में, जब हमने टिटनेस रोग के बारे में पढ़ा था। तो जो टिटनेस के लिए वैक्सीन बनाई गई थी एटीएस, वो कहां से प्राप्त हुई थी, घोड़े से, और फुल फॉर्म थी एटीएस की एंटी टिटेनस सीरम। तो जो वो सीरम था वो यही था, तो वो घोड़े के प्लाज्मा से प्राप्त हुआ। बट एक्चुअल में हमने यहां तो नहीं लिखा कि प्लाज्मा में सीरम अवेलेबल होता है। तो ये एक्चुअली में है क्या, तो प्लाज्मा में से अगर हम रक्त स्कंदन कारक यानी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें, तो जो बचा हुआ भाग होगा वो कहलाएगा सीरम। अगर प्लाज्मा में से हम रक्त स्कंदन कारक को निकाल दें तो वह कहलाएगा सीरम। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक मोस्ट रिपीटेड रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इसका। नेक्स्ट, अभी तक जो पार्ट हमने प्लाज्मा किया है, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट था। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें, कोर्पस्कुलर पार्ट में नंबर 1 आरबीसी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, या सिर्फ सी के लिए लिख रहा हूं कॉर्पसेल्स। क्योंकि एग्जाम में जब आरबीसी की बहुत बार फुल फॉर्म पूछी गई है तो सेल की जगह कॉर्पसेल्स मिला है, या लाल रक्त कणिकाएं। अब अगर लाल रक्त कणिकाओं की बात करें तो इससे बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीसी से, वो बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं कि एक्सेप्शन केस भी आते हैं इसमें हमारे पास, या आरबीसी की फॉर्मेशन कहां होती है, या एक मनुष्य में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो वो सब चीजें लिखेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसका कि सामान्य वयस्क नर में यानी मेल कैंडिडेट आरबीसी की सामान्य संख्या 50 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। क्लियर। लेकिन अभी देखा है सिर्फ ये मेल कैंडिडेट का, तो अगर हम सामान्य वयस्क मादा यानी फीमेल की अगर बात करें तो उसमें आरबीसी की संख्या होती है 45 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें
तो आरबीसी की शेप कैसी होती है, यानी आकार कैसा होता है, तो लिख लेना। आरबीसी द्विअवतलाकार यानी बाइकॉनकेव होती हैं। बाइकॉनकेव का मीनिंग कि जब आप उसे ऊपर से देखोगे तो आपको वो सर्कल टाइप की दिखाई देगी, लेकिन अगर इसे बीच में से काट के उसका कटे हुए भाग का साइड व्यू देखें तो हमें इस तरह का दिखाई देगा, यानी कि उसका बीच वाला हिस्सा जो होगा वो दोनों तरफ से दबा हुआ और किनारे उठे हुए, जैसे हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसी तरह से ये दिखाई देती है। इसीलिए इसमें जो शेप है इसकी वो द्विअवतलाकार या बाइकॉनकेव होती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें कि आरबीसी में अनोक्सी श्वसन पाया जाता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। अनऑक्सी श्वसन क्या होता है या अनऑक्सी रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है कि जो भी सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज कर एनर्जी रिलीज करती हैं और उसी एनर्जी को यूज करती हैं, लेकिन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो इस कारण आरबीसी में अनऑक्सी श्वसन होगा, यानी ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ध्यान रखना इस पॉइंट को। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो आरबीसी की संख्या हमने लिखी है वो लिखी है सामान्य यानी नॉर्मल काउंट। लेकिन अगर ये काउंट नॉर्मल ना रहे, या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, तो क्या कंडीशंस होती हैं या कौन से रोग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो आरबीसी की संख्या में असामान्य कमी आ जाए, एबनॉर्मल डिक्रीमेंट हो जाए। संख्या में असामान्य कमी, एबनॉर्मल डिक्रीमेंट हुआ है, इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, एनीमिया के नाम से इसे हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। तो कोशिश करिए आंसर करने की कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एनीमिया हो सकता है। अगर हम आंसर लेके चलें तो अत्यधिक रक्तस्रावन यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, इसके अलावा अगर बात करें तो एक रोग था जिसमें हमने कहा था कि उसमें आरबीसी की संख्या घट जाती है, तो रोग था मलेरिया। कुछ विटामिन भी हमने पढ़े थे कि जिनकी कमी से हमें एनीमिया रोग होता है, तो वो विटामिन थे B9, B12 की कमी से। नेक्स्ट अगर बात करें तो आयरन लोह तत्व की भी अगर कमी हो जाए तो भी एनीमिया रोग हो जाता है।
तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि इन एग्जैक्ट कंडीशंस में एनीमिया हो सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन की अगर बात करें कि अभी हमने देखा कि असामान्य कमी हो गई, अब असामान्य वृद्धि हो जाए, एबनॉर्मल इंक्रीमेंट हो जाए आरबीसी की काउंटिंग में। लिखिए सेकंड पॉइंट, आरबीसी की संख्या में असामान्य अगर वृद्धि हो तो इस एग्जैक्ट कंडीशन को नेम दिया गया है पॉलीसाइथेमिया। नेम दिया गया है पॉलीसाइथेमिया। और अगर इस कंडीशन की बात करें कि असामान्य वृद्धि कब होगी, तो कोशिश करिए थोड़ा सा सोचने की कि जब हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या हार्डवर्क करते हैं, हम हमारी जो रेस्पिरेशन की स्पीड है, सांस लेने की जो गति है वो बढ़ जाती है, यानी कि हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जब भी हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी उस समय आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आरबीसी को लेके कौन जा रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन को लेके कौन जा रहा है, आरबीसी। इसी कारण आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। सेकंड, आरबीसी की संख्या में वृद्धि कब होगी, जब आपको ऑक्सीजन तो नॉर्मल चाहिए, बट बाहर जो एटमॉस्फेयर में एयर अवेलेबल है उस एयर में ऑक्सीजन ही कम हो, तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अवेलेबल है उसे कंज्यूम किया जा सके। तो दो कंडीशन होंगी, नंबर एक, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने पर, और दूसरा है पहाड़ी क्षेत्रों या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने पर। दो कंडीशन थी जिनमें आरबीसी की संख्या एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। दोनों को हमने देखा है, डिक्रीमेंट भी देख लिया हमने, इंक्रीमेंट भी देख लिया। उम्मीद करता हूं दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि आरबीसी की संख्या में कमी कब होती है और वृद्धि कब होती है, यानी कि इंक्रीज कब होगी और डिक्रीज कब होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स हैं जो आरबीसी से रिलेटेड हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अब अगर बात करें कि बोन मैरो क्या होता है, हम हमारे शरीर में बोन मैरो कहां होता है, तो हमारी हड्डियां खोखली होती हैं, होलो होती हैं, तो जो वो खोखले वाला हिस्सा होता है अंदर से, उसमें बोन मैरो भरा हुआ होता है। दो प्रकार का होता है, जनरली रेड और येलो कलर का। लेकिन ब्लड फॉर्मेशन में, आरबीसी की फॉर्मेशन में कौन कर रहा है, आरबीसी की फॉर्मेशन रेड कलर का बोन मैरो करता है, इतना ध्यान रखना है। क्लियर। लेकिन सेकंड पॉइंट की बात करें कि आरबीसी का साइज क्या होता है, आकार हमने देख लिया, शेप बाइकॉनकेव थी, द्विअवतलाकार थी। लेकिन अगर बात करें साइज क्या होता है, तो लिख लेते हैं आरबीसी का साइज
7 माइक्रोन या माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें कि आरबीसी में जो डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जी काय या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। तो थर्ड पॉइंट होगा हमारा कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्जी काय जैसे दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते। लेकिन अगर बात करें कि इसका एक एक्सेप्शन है जिससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कि अपवाद है कि ऐसी किनकी आरबीसी है, ऐसे कौन से जीव हैं कि जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऊंट तथा लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए ये पॉइंट कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि किनकी आरबीसी में केंद्रक या पाया जाता है या किनकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। तो ध्यान रखना, ऊंट तथा लामा की, लामा एक हिरण की प्रजाति है जो अमेरिकी देशों में या अमेरिका में पाई जाती है। हिरण की ही एक प्रजाति का नाम है लामा। नेक्स्ट अगर बात करें कि हमने यह तो देख लिया कि आरबीसी का निर्माण कहां होगा, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आरबीसी का ग्रेव यार्ड या कब्रिस्तान किसे कहते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट कि प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्लियर। लेकिन अब अगर नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन के थ्रू हम पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। कि अभी तक हमने देखा है आरबीसी का निर्माण कहां होगा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। एक पॉइंट हमने देखा कि आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, प्लीहा यानी स्प्लीन को। अब क्वेश्चन है हमारा, मां के गर्भ में पल रहे बच्चे में आरबीसी का निर्माण कहां होता है। ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, अस्थि मज्जा में यकृत यानी लीवर, ये बोन मैरो। सेकंड ऑप्शन है प्लीहा यानी स्प्लीन,
व यकृत यानी लीवर। सी ऑप्शन है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो व प्लीहा यानी स्प्लीन। और डी ऑप्शन है यकृत यानी लीवर व अग्नाशय यानी पैनक्रियास। कोशिश करिए आंसर करने की कि जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया है, मां के गर्भ में है, उसके शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होगा वो इनमें से कहां होता है। ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं। तो अगर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि प्लीहा और लीवर में, यानी कि यकृत और स्प्लीन, ये आंसर होगा। इन दोनों में आरबीसी का निर्माण होता है जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे की शरीर में या उसकी बॉडी में आरबीसी का निर्माण कहां होगा, प्लीहा और यकृत में, यानी स्प्लीन और लीवर में। तो नोट कर लेना इस पॉइंट को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो आरबीसी में O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नोट कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं पॉइंट। आरबीसी में O2 व CO2 ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए HB यानी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अभी मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में प्रोटीन में हमने डिस्कस किया था कि एक्चुअल में हीमोग्लोबिन है क्या। तो यह दो भागों से मिलकर बना हुआ है। अगेन फिर डिस्कस कर लेते हैं। हीमो और ग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना हुआ है। अब अगर इसमें हम डिस्कस करें तो जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो पेप्टाइड श्रृंखला है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड जो बनेंगे हमारे पास उनकी एक श्रृंखला है। अब पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कहां से होता है, अमीनो एसिड से होता है और इन्हीं से फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी कि यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना प्रोटीन। लेकिन अगर हीमो वाले पार्ट की बात करें तो आयरन यानी लौह तत्व से युक्त भाग, यानी कि हीमो वाला जो पार्ट है वो किसका बना हुआ है, आयरन का। और जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स का बना हुआ एक प्रोटीन वाला भाग होता है। यानी कि एसिडिक नेचर किसका होगा, ग्लोबिन वाले पार्ट का। हीमो वाला पार्ट किससे बना, आयरन से। और अगर बात करें कि हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है, ध्यान रखना इसका कलर होता है वॉयलेट या बैंगनी रंग होता है
हीमोग्लोबिन का। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्लड का कलर रेड किसके कारण होता है। अब हमारे पास आंसर जो होगा वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल किए हैं। कि अगर हमें ऑप्शन में सिर्फ हीमोग्लोबिन दिया है तो हमारा आंसर होगा हीमोग्लोबिन। बट अगर ऑप्शन में दिया हुआ है आयरन या लौह तत्व तो हमारा आंसर होगा आयरन या लौह तत्व। याद रखना। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रो आरबीसी के कार्य या फंक्शंस ऑफ आरबीसी। अब अगर आरबीसी के कार्य की बात करें तो एक कार्य तो हमने अभी डिस्कस किया है कि यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन करती है। यह ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। लेकिन अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट रहेगा कि यह रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के डिसाइडेशन में यानी कि निर्धारण में सहायता करती है। कैसे होगा डिसाइडेशन? कि इसके आउटर सरफेस पर एक एंटीजन अवेलेबल होता है जिसके कारण ब्लड ग्रुप डिसाइड किया जाता है। तो लिख लेते हैं कि इसकी आरबीसी की बाहरी सतह पर उपस्थित एंटीजन के कारण रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का निर्धारण। क्लियर? अब होता कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। कि अगर आरबीसी के आउटर सरफेस पर एंटीजन अवेलेबल है तो उसके बिहाफ पर ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है। तो ये आरबीसी है हमारी और ये एंटीजन अवेलेबल है। अब इस एंटीजन में अगर इस एंटीजन का नाम ए एंटीजन है कि ए एंटीजन है तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी अवेलेबल है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दो एंटीजन अवेलेबल हैं ए बी तो ब्लड ग्रुप होगा हमारा ए बी। लेकिन अगर कोई भी एंटीजन अवेलेबल नहीं है, अगर दो हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। लेकिन अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा हमारा ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये एंटीजन के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप वाला समझ में आ गया। कि एंटीजन ए अवेलेबल है तो ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन अवेलेबल तो ब्लड ग्रुप बी। अगर एंटीजन ए बी अवेलेबल है तो ब्लड ग्रुप ए बी। लेकिन कोई एंटीजन अवेलेबल नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे हैं।
एक छोटी सी टेबल बनाइए। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, सेकंड लिखिए इसमें एंटीजन, और थर्ड लिखिए इसमें एंटीबॉडी। कहां मिलेगी? प्लाज्मा में। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि एंटीबॉडी कहां होती है? प्लाज्मा में। अब अगर इसमें बात करें तो हमने अभी 4 ब्लड ग्रुप लिखे, ए बी, ए बी, ए बी और ओ। अब अगर एंटीजन की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन था हमारा ए, बी के लिए था बी, और ए बी के लिए था हमारा एंटीजन ए बी। लेकिन ओ के लिए एंटीजन अवेलेबल था कोई नहीं, यानी कोई एंटीजन अवेलेबल नहीं था। अब अगर इसी में बात करें कि एंटीबॉडी क्या होती है, तो मैंने पहले भी बताया था कि एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी अवेलेबल होती है। अब अगर ए एंटीजन अवेलेबल है तो उसके लिए एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन ब्लड में ये अवेलेबल होता है, यानी कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि कैपिटल स्मॉल में है कि एंटीजन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, एंटीबॉडी स्मॉल लेटर में लिखी जाती है, बट दोनों क्या है? ए तो सेम हो गए, ए ही अल्फाबेट तो है, तो वो सेम है, सेम नहीं होने चाहिए। इसलिए ए के लिए जो एंटीबॉडी होगी वो होगी हमारी बी। अब बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी ए। अब यहां तो दोनों है तो यहां एंटीबॉडी होगी कोई नहीं, और अगर कोई भी एंटीजन अवेलेबल नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी हो सकती हैं। ये ब्लड ग्रुप की टेबल बन जाती है हमारी, जिससे हम बता सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी अवेलेबल होती है। उम्मीद करता हूं टेबल समझ में आई होगी। अब इसी के साथ अगर हम डिस्कस करें कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरीज किन साइंटिस्ट से जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की या बी ब्लड ग्रुप की किसने की। तो लिख लेते हैं ये पॉइंट्स हम। इंपॉर्टेंट होंगे। अब अगर इसमें बात करें तो 3 ब्लड ग्रुप हमारे ए, बी और ओ। रक्त समूह ए, बी व ओ की खोज यानी डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। लेकिन अगर बात करें कि एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो सेकंड पॉइंट होगा कि इसकी खोज डी फोस्टेलो व स्टली ने मिलकर, दो साइंटिस्ट थे, की। एबी रक्त समूह की खोज डी फोस्टेलो वेस्टली ने की। तो हमने डिस्कवरी भी देख ली, हमने ब्लड ग्रुप की टेबल भी प्रिपेयर कर ली है। उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में अभी तक हमने टेबल प्रिपेयर की है कि हमने सिर्फ ब्लड ग्रुप के नेम देखे हैं, लेकिन वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है नेगेटिव है वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर एच फैक्टर। हेडिंग डालिए आर एच कारक या
फैक्टर। होता क्या है कि आरबीसी के आउटर सरफेस पर एक एंटीजन अवेलेबल था, वो ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए, लेकिन एक एंटीजन आरएच एंटीजन होता है तो ये आरबीसी है और ये तो हो गया हमारा रक्त समूह का एंटीजन, लेकिन एक सेकंड और है हमारे पास जो है आर एच एंटीजन। यानी कि अगर आर एच एंटीजन अवेलेबल है तो यह ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर आर एच एंटीजन अवेलेबल नहीं है तो यह ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। लिख लेते हैं इस पॉइंट को। यदि आर एच एंटीजन उपस्थित है तो रक्त समूह धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, यदि आर एच एंटीजन उपस्थित नहीं है तो रक्त समूह ऋणात्मक यानी नेगेटिव होगा। अब हमने यह तो देख लिया कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा, यानी कि अगर आरएच एंटीजन अवेलेबल है तो ब्लड ग्रुप, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन है ये ए एंटीजन है और यह भी अवेलेबल है तो ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, लेकिन अगर ये नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव। क्लियर? आ गया समझ में इतना? नेक्स्ट अगर बात करें तो इस एंटीजन की खोज किसने की, तो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि आर एच कारक यानी फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर व वीनर ने रीसस मकाका नामक बंदर में की। क्लियर? अभी अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर चलते हैं कि हमने अभी तक ब्लड ग्रुप देख लिए कि ब्लड ग्रुप डिसाइडेशन कैसे होगा, निर्धारण कैसे होगा, उसके बाद हमने पॉजिटिव नेगेटिव वाला पार्ट देख लिया। बट अभी तक हमें यह समझ में नहीं आया है कि जब ब्लड हम डोनेट करते हैं तो यूनिवर्सल डोनर कौन और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। तो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि जो ब्लड डोनेट करता है उसमें हम रिसीवर का और डोनर का हम ब्लड ग्रुप मैच करा के देखते हैं कि एक्चुअल में होगा या, यानी कि वो दे सकता है या नहीं दे सकता है। बट सिर्फ ब्लड ग्रुप से मैच नहीं होता, लेकिन अगर हम इसमें देखें कि देने वाला जो व्यक्ति है यानी डोनर है, उस व्यक्ति का हम एंटीजन चेक करते हैं, यानी कि एंटीजन और ब्लड ग्रुप सेम होता है, मैंने अभी बताया था आपको। तो इसका एंटीजन देखते हैं। लेकिन अगर बात करें लेने वाले की, रिसीवर की,
तो रिसीवर में इसमें हमने एंटीजन देखा है और इसमें हम एंटीबॉडी चेक करेंगे। समझ लेते हैं एक बार कि एज्यूम करते हैं कि हमारे पास डोनर रिसीवर है। अब जो डोनर है हमारा उसका ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप है और रिसीवर का भी बी ब्लड ग्रुप है। ऐसे करते हैं तो जो डोनर है, डोनर का जो ब्लड दे रहा है उसका एंटीजन चेक करेंगे। तो एंटीजन क्या हो गया? ए। अब रिसीवर की एंटीबॉडी चेक करेंगे तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। अब ये दोनों सेम नहीं आने चाहिए। वो ब्लड डोनेट भी कर सकता है, वो रिसीव भी कर सकता है, बट ये दोनों सेम नहीं आने चाहिए कि डोनर और रिसीवर में एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। यही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर यहां पर ये हो हमारा ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, यानी कि ये सेम नहीं होगा और ये ब्लड दे सकता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये वाला प्रोसेस जो अभी तक हमने समझा है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर कैसे डिसाइड किए जाते हैं और यह जनरेशन के अकॉर्डिंग कैसे ट्रांसफर होते हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला समझ में आया होगा और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो के लिए आप ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक करके उनकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।